हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआरसी केमिस्ट्री चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेरिएशन मेथड की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पर्टर्बेशन थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया और आप सभी लोगों ने काफ़ी लोगों ने वीडियो को देखा भी। तो इस वीडियो में हम लोग वेरिएशन मेथड को डिस्कस करेंगे और ये मेथड भी एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम। पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या था, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम एक्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको हम एक इन्फिनिट टेलर सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस सीरीज़ को कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम कन्वर्ज करते हैं। बाय कन्वर्जिंग दिस सीरीज वी गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग करेक्टेड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जो कि एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज़्यादा आती है हमेशा। अब इस मेथड में कैसे डिफरेंट है ये पर्टर्बेशन से, इस मेथड में भी आप लोग एग्जैक्ट अपने प्रॉब्लम को एग्जैक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं कर पाएंगे ये देखते हैं। देखो, जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम बातें करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है, दोज आर ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री में आती है, जिसके लिए हेनरी फॉक, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, पॉल डिराक इक्वेशंस, ये सारी थ्योरीज काम आती हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी energies and etc. for the multi-electron system. So here we also deal with the one electron system. Now the problem is कि वेरिएशन मेथड में आपको हैमिल्टोनियन पता होगा लेकिन वेव फंक्शन नहीं पता होगा। इस वेरिएशन मेथड में आपको कोई, मान लो कि मैं आपको कोई सिस्टम देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इसकी एनर्जी निकालो, तो आप बोलोगे कि वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ वेव फंक्शन, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक वेव फंक्शन गैस करोगे उस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि वेरिएशनल मेथड में हमें वेव फंक्शन की नॉलेज नहीं होगी, बट वी डू हैव द नॉलेज ऑफ हैमिल्टोनियन। ओके, तो आप क्या करोगे, आपको जो वेव फंक्शन नहीं पता है तो एक वेव फंक्शन आप गैस करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, और वो जो गेस्ट फंक्शन से एनर्जी आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे कि वो जो ट्रू एनर्जी है उससे कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि डेविएशन कम से कम हो, सो दैट हमारी वैल्यू ट्रू एनर्जी के पास हो। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वेरिएशन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये उन सभी सिस्टम्स के लिए है जहाँ पे हमें हैमिल्टोनियन तो पता है लेकिन वी डोंट नो द नॉलेज, वी डोंट नो अबाउट द वेव फंक्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, वी गेस द वेव फंक्शन, हम वेव फंक्शन को गेस करेंगे, और ये जो गेस्ड वेव फंक्शन होगा इसे हम टर्म डैश ट्रायल वेव फंक्शन बोलेंगे। और इस ट्रायल वेव फंक्शन के बारे में भी मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सपोज आप क्या करोगे, आपके पास हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन नोन है, ठीक है, एच कैप। ओके, नाउ सपोज ये शाई है, ये शाई एग्जैक्ट वेव फंक्शन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है कुछ भी, तो आप क्या करते, कैसे एनर्जी निकालते थे, इस एच को इस शाई पे ऑपरेट करते थे और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी और आइगन फंक्शन शाई मिल जाता था। नाउ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ वेव फंक्शन, तो आप क्या करोगे, गैस करोगे। तो सपोज मैंने गेस्ड वेव फंक्शन क्या ले लिया, फाई ले लिया, phi is guessed wave function, ओके, ये हमने वेव फंक्शन गेस कर लिया। ठीक है, और ये जो कैपिटल ई है ये आपका क्या है, ट्रू एनर्जी है। क्या है ये, ट्रू एनर्जी है जिस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो। तो अब इस वेव फंक्शन जो शाई मैंने लिखा है, उस शाई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैंने उस शाई के करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन मान लिया जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया, जिसको मैं गैस वेव फंक्शन बोल रहा हूँ, या आप उसे ट्रायल वेव फंक्शन भी बोल सकते हो। उसके ऊपर मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेट किया बिकॉज आई डू हैव द नॉलेज ऑफ हैमिल्टोनियन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई फाई आ जाएगी इस तरीके से। अब क्या करना है, अब दोनों साइड आप फाई स्टार से मल्टीप्लाई करो। फाई स्टार से मैंने मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 स्टार इस तरीके से। इंटीग्रेट कर दो ऑल ओवर दिस स्पेस, इंटीग्रेट कर दिया मैंने ऑल ओवर दिस स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 5 स्टार एच कैप 5 डी टॉ डिवाइडेड बाई 5 स्टार इंटू 5 डी टॉ। ठीक है,
अब इस एनर्जी को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ी डिफरेंट तरीके से, इस तरीके से एप्सिलॉन की तरह, क्योंकि ये एनर्जी हमारी कौन सी है, गैस्ड एनर्जी है। अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप की वैल्यूज़ हैं, एक तो ये ई है जिसको हम ट्रू एनर्जी बोलते हैं, ट्रू एनर्जी, जिसके बारे में हमें नहीं पता क्योंकि वेव फंक्शन नहीं पता, और ये जो एप्सिलॉन से मैंने लिखा है दिस इज़ द गैस्ड एनर्जी, ये आपने गैस किया है कि ये एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिएशन मेथड की मदद से आप इस ई की वैल्यू, गैस एनर्जी तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एक स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये जो गैस्ड एनर्जी होगा ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ट्रू एनर्जी के। ये जो गैस एनर्जी है ये हमेशा ट्रू एनर्जी के या तो उससे ज़्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, कभी भी लेस देन नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज रिफर्ड टू एज वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो वेरिएशन मेथड इज बेस्ड ऑन वेरिएशनल प्रिंसिपल विच सेज दैट the guessed energy that you have calculated corresponding to guessed wave function is always greater than or equal to true energy. Why this is so? We have a mathematical proof for that very purpose, जिसको हम next video में discuss करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, variational principle. So what is variational principle? Variational method is based on variational principle which states that energy calculated corresponding to trial wave function is always greater than or equal to exact ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन एनी नॉर्मलाइज्ड आर्बिट्रेरी स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वेरिएशन मेथड आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें हैमिल्टोनियन पता है लेकिन वेव फंक्शन नहीं पता। हमने क्या किया, एक वेव फंक्शन को गेस किया उसके करस्पॉन्डिंग, और उस गेस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी को गेस किया, और हमें क्या पता चला, हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपने एनर्जी गेस की है वो ट्रू एनर्जी के या तो इक्वल होगी या तो उससे ज़्यादा होगी ऑलवेज। इतनी बात हमें समझ में आ गई। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस इतने कंसेप्ट से कर सकते हो। फिर उसके बाद वेव फंक्शन के बारे में मैं थोड़ी बात बता देता हूँ कि ट्रायल वेव फंक्शन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है शाई, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर स्पेस के बारे में बताता हूँ। वेक्टर स्पेस में आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। यह है वेक्टर स्पेस, और इस वेक्टर स्पेस में आप क्या करते हो, किसी भी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इन तीनों यूनिट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई भी वेक्टर, सपोज आप कोई भी वेक्टर लिखते हो, आपको पता भी होगा, ए वेक्टर मैं लिखना चाहता हूँ, ए इज़ एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर, ए इज़ एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर। उसको मैं लिखने के लिए कैसे लिखूँगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ये मैंने लिख दिया। अब ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये ए एक्स ए वाई ए जेड आर दी नंबर्स, ये स्केलर नंबर्स हैं, ओके। एंड एक तो ये स्केलर नंबर, इनको बोला जा सकता है स्केलर नंबर, ठीक है, ये नंबर्स हैं। या फिर आप इनको बोल सकते हो दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो यहाँ से समझने वाली क्या बात है कि वेक्टर स्पेस में आपके पास 3 ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। इसलिए इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, बेसिस सेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बेसिस सेट, ठीक है। इसी सेम एनोलॉजी पे अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। कोई भी आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको वेक्टर स्पेस में 3 वेक्टर्स आपके पास थे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप लिख पाते हो किसी भी वेक्टर को, उसी तरीके से क्वांटम केमिस्ट्री में भी आपके पास बेसिस सेट होंगे। लेकिन ध्यान दें, वेक्टर स्पेस में तो कितने बेसिस सेट थे, 3 थे, इसलिए इनको 3 डायमेंशनल स्पेस बोला जाता है, 3 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन इन क्वांटम केमिस्ट्री बेसिस सेट 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, इन्फिनाइट भी हो सकती हैं। इसलिए क्वांटम केमिस्ट्री में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट डायमेंशनल स्पेस, इन्फिनाइट डायमेंशन, इन्फिनाइट डायमेंशन, क्लियर है, इन्फिनाइट डायमेंशन। तो अगर मुझे किसी वेव फंक्शन, किसी भी आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन को क्वांटम केमिस्ट्री में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास बेसिस सेट हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ phi 1, phi 2, phi 3, वो
कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ, सपोज लीनियर कॉम्बिनेशन आई सी आई फाई आई, इस तरीके से, वेयर फाई आई को मैं क्या बोल रहा हूँ, फाई आई मेरा बेसिस सेट है। बेसिस सेट का मतलब अभी आपको मैंने बताया वेक्टर स्पेस में, जिस तरीके से वेक्टर स्पेस में 3 बेसिस सेट होते हैं, उसी तरीके से क्वांटम केमिस्ट्री में इन्फिनाइट बेसिस सेट होते हैं, और उन इन्फिनाइट बेसिस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से आप किसी भी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस सेट। अब एक और बात ध्यान देने वाली ये है, ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप जब हक्कल थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन समेशन लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ये 5 1 5 2 क्या है। सो 5 1 5 2 का ये मतलब है, उनको बेसिस सेट बोला जाता है। अब इन्फॉर्मेशन नंबर 2 ये क्या है कि ये जो वेक्टर स्पेस में ये जो 3 बेसिस सेट हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, सपोज इनका आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हो आई कैप डॉट आई कैप, तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये जितने भी बेसिस सेट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट 1 है, तो मैं इनको बोलूँगा दीज आर नॉर्मलाइज्ड। दीज आर नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनका स्केलर प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि अगर वेक्टर स्पेस में जितने बेसिस सेट हैं वो सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड हैं, इसका मतलब क्वांटम केमिस्ट्री में भी जो सारे के सारे बेसिस सेट होंगे वो भी क्या होंगे, नॉर्मलाइज्ड होंगे। क्या होंगे, नॉर्मलाइज्ड होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फाई आई इज नॉर्मलाइज्ड, या नॉर्मल बेसिस सेट भी बोला जाता है इनको, नॉर्मल बेसिस सेट। नॉर्मल बेसिस सेट का मतलब ये है कि आप किसी भी इंडिविजुअल बेसिस सेट को लो, सपोज मैंने फाई 1 को लिया, सो फाई 1 स्टार इंटू फाई 1, इसको आप इंटीग्रेट करोगे डी टॉ, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये बेसिस सेट है तो ये नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, फिर तीसरी एनालॉजी देखते हैं। आप आई डॉट जे कैप करोगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये वैल्यू 0 आएगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होता है, 0। इसका मतलब किसी भी 2 बेसिस सेट को, आप किसी भी 2 बेसिस सेट के स्केलर प्रोडक्ट लेते हो तो वो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 के बराबर। मतलब यहाँ से दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों आप जितने भी बेसिस सेट हैं वो आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। क्या है, ऑर्थोगोनल है। मतलब अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो तीनों बेसिस सेट हैं वेक्टर स्पेस में, मैं इनको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस सेट भी बोल सकता हूँ। आई कैप जे कैप को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस सेट। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस सेट। अब आपको पता चलेगा कि ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ कि आई कैप, जे कैप और के कैप ऑर्थो नॉर्मल है, इसका मतलब अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस सेट का स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ तो 1 आएगा, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड। लेकिन अगर इनके आपस का स्केलर प्रोडक्ट लूंगा तो वो 90 के बराबर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, और उनका स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल भी है। तो ऐसे बेसिस सेक्टर जो इंडिविजुअली नॉर्मलाइज्ड हो लेकिन आपस में ऑर्थोगोनल हो, उनको बोला जाता है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस सेट। क्लियर है। उसी तरीके से क्वांटम केमिस्ट्री में भी आपको जो बेसिस सेट दिए गए हैं, अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस सेट का स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं तो 1 आता है, लेकिन अगर मैं आपस में किसी 2 बेसिस सेट को लेता हूं और उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे फाई 1 स्टार इंटू फाई 2 का मैं अगर इंटीग्रेशन लूँ डी टॉ से, इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 0। इसका मतलब कि जितने भी बेसिस सेट हैं क्वांटम केमिस्ट्री में वो सारे के सारे भी क्या हैं, ऑर्थो नॉर्मल हैं। सो ऑर्थो नॉर्मल का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे वेव फंक्शंस जो इंडिविजुअली तो नॉर्मलाइज्ड हो लेकिन अगर आपस में उनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू 0 होते हैं। दैट इज वाई दीज बेसिस सेट आर कॉल्ड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस सेट। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस और क्वांटम केमिस्ट्री में कितनी सारी एनालॉजी है, क्लासिकल वर्ल्ड एंड क्वांटम वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें बताने का पर्पस अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा हकल थ्योरी के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी वेव फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी अदर वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से,
तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उनको बेसिस सेट बोला जाता है, और वो सारे के सारे बेसिस सेट क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में एक बार क्वेश्चन आया भी था, तो आपको पता होना चाहिए जो मेरा ट्रायल वेव फंक्शन है, ठीक है, वो ट्रायल वेव फंक्शन मेरा आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन है, और उस आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन को मैं लीनियर कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे वेव फंक्शन के लिख सकता हूँ, और वो सारे के सारे वेव फंक्शंस कैसे होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे। और ऑर्थोनॉर्मल का मतलब आपको मैंने समझा दिया। सो ये जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, दिस इज माई गेस्ट वेव फंक्शन फाई, जिसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन